नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। अब होटल में धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कोला और हैमबर्गर बच्चों के नेता बन गए थे और हर दिन होटल में उनके साथ खेलते और मौजमस्ती करते थे। बच्चों की हंसी और खुशी ने होटल में सभी का मूड अच्छा कर दिया। जैसे ही वह सोच रही थी कि बबल टी, कोला और हैमबर्गर का कौन सा फ्लेवर उसे पसंद आएगा, जूशी दौड़कर अंदर आ गई। जूशी, तुम यहाँ हो। बबल टी चाहिए, डोंगयू ने कहा। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अभी बबल टी का समय नहीं है, शूशी ने जल्दी से कहा। बॉस, होटल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, गु वानियन ने भौहें चढ़ाई और कहा, जैसा कि मुरुओ बेस से उम्मीद थी। यह लाइनअप पिछले हाईकांग बेस से भी अधिक भव्य है, जूशी ने घबराहट से पूछा। तो क्या ये सचमुच मुरुओ बेस के लोग हैं? बिल्कुल। इस सर्वनाशकारी दुनिया में और कौन इतनी सारी कारें और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त क्रिस्टल ला सकता है? गु वानियन मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अब वे बस हमारे जाल में फंसने वाले हैं। यह सुनकर जूशी ने राहत की सांस ली। यदि बॉस ने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। छोटी बहन, मैंने मुरुओ बेस के उन लोगों के बारे में सुना है। उनसे निपटना आसान नहीं है। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? जुआंग जियाओक्सिया ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, गु वानियन ने कहा। आप सभी को होटल में ही रहना चाहिए, बाहर मत जाना। आखिरकार एक बार जब आप होटल से 200 मीटर से ज्यादा दूर हो जाएंगे तो उसका सुरक्षा तंत्र आपके काम नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बाई शुवेन ने कहा। मुझे पहले भी एन कैरू नाम की उस औरत ने धोखा दिया था। मैं बदला लेने के मौके की तलाश में था। उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया? डोंगयू ने उत्सुकता से पूछा। बाई शुवेन ने संक्षेप में कहानी सुनाई। पता चला कि यह घटना सर्वनाश शुरू होने के लगभग 2 महीने बाद घटित हुई। बाई शुवेन ने तब अपनी क्षमता जागृत की थी, लेकिन यह अब जितनी अधिक नहीं थी, केवल पहले स्तर पर थी। वह और वेई फेंगुआ सामान की तलाश में एक शॉपिंग मॉल में गए। इस समय तक वहां पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और कई मनुष्य ज़ॉम्बी के हमलों या किसी भी समय भड़कने वाली प्राकृतिक आपदाओं से मर चुके थे। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वे सामान ढूंढने नहीं निकलते तो भूख से मर जाते। मॉल में उन्हें कुछ और लोग मिले जो सामान ढूंढ रहे थे, जिनमें अन कैरो और गु मिंग्यू भी शामिल थे। जी हाँ, उस समय अन कैरो के साथ जो व्यक्ति था वह गु मिंग्यू था, गु चेंगयू नहीं। एन कैरो ने बहुत कमजोर, दयालु और दयनीय व्यवहार किया, जिससे दूसरों की सतर्कता आसानी से कम हो गई। बाई शुवेन और वेई फेंगुआ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें मॉल में एक नाश्ते की दुकान मिल गई जहां अभी भी बहुत सारा खाना उपलब्ध था। तभी अचानक एन कैरो ने उन्हें बताया कि पास में ही एक और दुकान है जहां भी बहुत सारा खाना है। उसने सुझाव दिया कि वे पहले वहां जाकर सामान ले जाएं, जबकि वह और गु मिंग्यू इस नाश्ते की दुकान संभाल लेंगे। बाद में वे सारा खाना बराबर बराबर बांट लेंगे। बाई शुवेन और वेई फेंगुआ को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वे भोजन की तलाश में एन कैरो द्वारा बताई गई दुकान पर चले गए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस स्टोर में कई लाशें इंतजार कर रही थीं। उस समय उन दोनों ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। सौभाग्य से वे भाग्यशाली थे और अपनी पूरी ताकत के साथ अंततः उन कुछ लाशों को मारने में कामयाब रहे और 2 क्रिस्टल कोर प्राप्त किए। जब वे वापस जांच करने गए तो उस नाश्ते की दुकान में अन कैरो और गु मिंग्यू का कोई पता नहीं था। और तो और अंदर का ज्यादातर खाना तो निकाल लिया गया था। बस थोड़ा सा बचा था, शायद इतना कि दोनों अब और न उठा सकें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एन कैरो ऐसा कुछ करेगा, डोंगयू ने गुस्से से कहा। दरअसल प्रलय में लोगों का थोड़ा स्वार्थी होना स्वाभाविक है। यह समझ में आता है कि एन कैरो सारा खाना अपने लिए ले जाना चाहती थी। आखिरकार प्रलय में आपको कभी पता नहीं चलता कि कल आएगा या नहीं, तो कौन ज्यादा खाना नहीं लेना चाहेगा।
लेकिन वह बाई शुवेन और बाकियों को यूं ही भगा सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें ज़ॉम्बी वाली जगह पर पहुंचा दिया। यह सचमुच अक्षम्य था। इसीलिए मुझे अब तक यह बात याद है, बाई शुवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। दरअसल मुझे लगा था कि उस समय मैं काफी सतर्क थी। मुझे नहीं पता कि एन कैरू ने मुझे कैसे धोखा दिया, वह नहीं जानती थी, लेकिन गु वानियन जानता था। यह महिला नायक का प्रभामंडल था। आखिरकार एन कैरो इस पुस्तक की मुख्य महिला पात्र थी। दुर्भाग्यवश वह महिला नायक का प्रभामंडल उसके सामने बेकार लग रहा था। वह एक व्यवस्था से बंधी हुई ट्रांसमिग्रेटर थी। तुम्हें बाहर जाकर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, गु वानियन ने बाई शुवेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मैं जो करने जा रही हूँ वह वैसा ही है जैसा उसने तुम्हारे साथ उस समय किया था, इसलिए यह तुमसे बदला लेने जैसा है। सचमुच? बाई शुवेन की आंखें चमक उठीं। तो तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे पता है। गु वानियन ने अपनी दूध वाली चाय खत्म की और बाहर चली गई। होटल के प्रवेश द्वार पर एन कैरो, गु चेंगयू और गु मिंगयू एक कार में बैठे थे। एन कैरो बहुत सतर्क था, इसलिए होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद वे तुरंत कार से उतरकर होटल में नहीं गए। वे बस गु वानियन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? गु चेंगयू थोड़ा अधीर हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत डरी हुई है? शायद उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी चाबी गायब है। गु मिंगयू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आखिरकार मैंने देखा कि वह होटल में काफी आराम से रह रही थी। बिल्कुल नहीं, एन कैरू ने कहा। उसके पास इतने संसाधन हैं और वह इतने बड़े होटल का प्रबंधन करती है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे विचार से वह शायद हमें चेतावनी दे रही है, हमें बता रही है कि उसके साथ व्यवहार करना आसान नहीं है। दुर्भाग्य से बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महत्वपूर्ण कुंजी हमारे हाथ में है। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, यह बेकार है। इस बारे में बात करते हुए यह आपकी चतुराई का ही परिणाम है कि हमने निंगजी को भेजा। गु चेंगयू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वैसे अगर हम अभी उसका सामना करते हैं तो क्या वह निंगजी की पहचान का पता लगा पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो वह शायद निंगजी को आसानी से नहीं छोड़ेगी, गु मिंगयू ने कहा। लेकिन फिर भी निंगजी का बलिदान सार्थक होगा, है न? आन कैरू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। वह हमारे लिए संसाधनों के बदले खुद को बेच सकती है और उसकी बहन थोड़ा बेहतर जीवन जी सकती है ना? गु चेंगयू और गु मिंगयू उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए दोनों ने सिर हिला दिया। तभी उन्होंने होटल का दरवाजा खुला देखा और एक युवती बाहर निकली। यह वही है, गु मिंगयू ने तुरंत कहा। होटल मालिक? इस समय गु वानियन ने एक बेदाग हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। बिना मेकअप के भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। आखिरकार इतने लंबे समय तक होटल में उसका पोषण अच्छा रहा था। उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया था। अब वह पहले जैसी दुर्बल नहीं दिखती थी। उसे देखकर गु चेंगयू थोड़ा दंग रह गया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का होटल मालिक इतना सुंदर होगा। भाई चेंगयू, एन कैरो ने असंतुष्ट होकर पुकारा। गु चेंगयू को होश आया और उसने जल्दी से उसे शांत किया। मैं तो बस यही कह रहा था। मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगी। एन कैरो ने नाक भौं सिकोड़ी। उसका चेहरा अभी भी बहुत खुश नहीं लग रहा था। यदि संभव हुआ तो उसे आशा थी कि प्रलय के समय वह अकेली होगी जो स्वच्छ और आराम से रह सकेगी। औरों का क्या? उन्हें तो उससे बेहतर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो अब गु वानियन के लापरवाह व्यवहार को देखकर वह क्रोधित हो गई। गु वानियन ने जो पोशाक पहनी थी वह बहुत अच्छी लग रही थी। वह भी वही चाहती थी। और इस होटल के अंदर का माहौल तो बहुत अच्छा होगा, है ना? नहीं, उसे न केवल संसाधन चाहिए थे बल्कि उसे यह होटल भी चाहिए था। बहन कैरो, क्या अब हमें कार से बाहर निकलना चाहिए? गु मिंगयू ने पूछा। एन कैरो ने सिर हिलाया और फिर वे तीनों एक साथ कार से बाहर निकल गए। अन्य उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता भी अपनी कारों से बाहर निकल आए। गु वानियन की नजर उन पर पड़ी और वह मुस्कुराई। ओह, इतने सारे मेहमान! क्या आप मेरे होटल में चेक इन करना चाहेंगे? अन कैरो मन ही मन ठंडी हंसी। तुम्हारा होटल? ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैनेजर गु मिंगयू पहले बोला। उसका चेहरा बहुत अप्रिय लग रहा था। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? गु वानियन ने आश्चर्य का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। अरे, क्या यह मिस्टर गु नहीं है? मैं पहले ही सोच रही थी। मैंने आपको कई दिनों से होटल में वापस नहीं देखा था। आपको क्या हुआ? नाटक करना बंद करो, गु मिंगयू गुस्से से चिल्लाया। मुझे पता है कि यह तुम्हारा ही काम था, मुझे होटल से बाहर निकालना। उसके गुस्से ने गु वानियन को और भी हंसने पर मजबूर कर दिया। ओह, तो तुम इतने बेवकूफ नहीं हो।
मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम जानते हो, मेरे लिए इतने सारे अंक लाने के लिए। आप जैसे ही गुमिंग्यू कुछ और कहने वाला था, एन कैरो ने उसे रोक दिया। फिर वह आगे बढ़ी और गु वानियन की ओर मुस्कुराते हुए बोली, मैनेजर गु, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एन कैरो हूँ, मुरुओ बेस की प्रशासकों में से एक। इससे पहले जब वह कहीं और इस तरह अपना परिचय देती थीं, तो लोग प्रशंसा या ईर्ष्या के भाव प्रकट करते थे। लेकिन गु वानियन की अभिव्यक्ति शांत और अविचल रही जब उसने कहा, ओह, तो मुरुओ बेस से लोग यहाँ क्यों आए हैं? स्वाभाविक रूप से हमें मैनेजर गु के साथ महत्वपूर्ण काम है। एन कैरो ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके साथ एक सौदा करना चाहते हैं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इतनी जल्दी मना मत करो, मैनेजर गु चेंगयू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हम तुम्हारा राज पहले से ही जानते हैं। कार से बाहर निकलने के बाद से उसकी नजर गु वानियन पर ही टिकी हुई थी और कभी हटी नहीं। उसने सोचा कि वह अंतरायामी अंतरिक्ष कहाँ है। यह पता लगाने के बाद वह निश्चित रूप से गु वानियन को मुरुओ बेस पर वापस ले आएगा। उन्होंने अन्य ठिकानों से आए कई प्रशासकों को देखा था, जिनमें से प्रत्येक के साथ कई खूबसूरत महिलाएं थीं। लेकिन शुरू से अंत तक उनके साथ केवल अन कैरो ही थी। अब जब उसने गु वानियन को देखा तो उसके विचार सक्रिय हो गए। आखिरकार वो मुरुओ बेस का बॉस था। उसके साथ एक और औरत का होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? बेशक अन कैरो ही अब भी वही थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी प्यारी कैरो इतनी समझदार थी कि वह उसकी इच्छाओं को जरूर समझ लेती। गु चेंगयू की बातें सुनकर गु वानियन ने जानबूझकर घबराई हुई अभिव्यक्ति की, तुम क्या जानते हो? असंभव। गु वानियन की घबराई हुई सूरत देखकर एन कैरो को अपने आप पर बहुत खुशी हुई। सुश्री गु, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल रही हैं? गु मिंग्यू ने मजाकिया लहजे में कहा। गु वानियन तुरंत मुड़ा और होटल में वापस चला गया, जबकि एन कैरो और अन्य लोग बाहर आराम से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गु वानियन फिर से बाहर आया। उसने गुस्से से पूछा, तुमने क्या किया? वह चीज तुम्हारे हाथों में कैसे आ गई? एन कैरो मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि चाबी वाकई असली थी और निंग जी ने अच्छा काम किया था। ऐसी स्थिति में मैं सीधी बात कहूंगी, एन कैरो ने अपनी ठुड्डी को घमंड से ऊपर उठाते हुए कहा। अब हमारे पास चाबी है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो हमें बताओ कि रसद सहित वह अंतरायामी स्थान कहाँ है। गु वानियन 2 कदम पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उन्होंने कहा, तुम मेरे अंतरायामी अंतरिक्ष के बारे में भी जानते हो? एन कैरो को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। क्या जादुई होटल, क्या ताकतवर बॉस, बस यही। वह जानती थी कि वह जो चाहेगी उसे मिलेगा। चिंता मत करो, आपूर्ति मिलने के बाद हम तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, गु चेंगयू ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। आन कैरो ने गु चेंगयू की तरफ देखा, हल्की सी भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि गु वानियन की ओर उसकी नजर और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने सोचा कि एक बार उसे सामान मिल गया तो इस होटल मालिक को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी। चुप रहो, गु वानियन ने गुस्से से कहा। मैं बहुत सावधान थी, पर मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरा राज जान लोगे। सच कहूं तो मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारे पास चाबी भी होगी तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरा कमरा कहाँ है। फिर भी तुम वो सामान नहीं पा सकोगे। सुश्री गु इतनी जिद क्यों कर रही हैं? आन कैरू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब जब हमारे पास चाबी है तो अगर आप हमारा साथ नहीं देंगी तो आप सामान भी नहीं ला पाएंगी। ऐसा हुआ तो आप इस होटल को कैसे चला पाएंगी? गु वानियन ने गहरी भौहें चढ़ाई, मानो कुछ सोच रही हो। चिंता मत करो, हम हमेशा अपना वादा निभाते हैं, गु चेंगयू ने फिर कहा। तुम अपनी मनचाही शर्तें बता सकते हो। गु वानियन ने आह भरी, मानो कोई रियायत दे रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगी। ऐसा हो तो मैं तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाऊंगी, तुम मुझे चाबी वापस दे दोगी और अब से हम सामान 50 से 50 में बांट लेंगे। कैसा रहेगा? नहीं, एन कैरू ने तुरंत कहा। हमें 90% चाहिए। क्या? गु वानियन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम सपना देख रही हो? तुम हमसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं हो, अन कैरू ने अधीर होकर कहा। उन रसद के बिना भी हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। हम ठीक रहेंगे। लेकिन तुम तो इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना? समय बर्बाद करना बंद करो, सुश्री गु मिंग्यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। काफी देर सोचने के बाद गु वानियन ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। तो अब चाबी कहाँ है? मेरे एक माथत के साथ, एन कैरू ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा।
अब तुम हमें उस अंतरायामी अंतरिक्ष की खोज में ले जाओगे, सिर्फ तुम अकेले। तुम होटल से किसी और को नहीं ला सकते। एन कैरो को पता था कि होटल में कुछ जादुई गुण हैं, इसलिए उसने होटल के प्रवेश द्वार पर सीधे चाबी लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि गु वानियन उसे वापस छीन लेगा। इसलिए उसने चाबी अपने एक वफादार अधीनस्थ को दे दी थी और उसे चाबी लेकर रास्ते में उनका इंतजार करने को कहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कीमती चाबी को वह इतना संजोकर रखती थी वह महज एक सजावटी सामान था जिसे गु वानियन ने यूं ही दराज से उठा लिया था। ऐसा क्यों न हो, मैं तुम्हें सामान का बड़ा सा दे दूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और सुविधाएं भी देनी चाहिए, है ना? गु वानियन ने कहा। वरना मैं बहुत कुछ खो दूंगा। एन कैरो और गु चेंगयू ने एक दूसरे को देखा। फिर गु चेंगयू ने कहा, ठीक है, हम बाद में मुरुओ बेस पर आपके लिए एक पद की व्यवस्था करेंगे। कैसा रहेगा? सौदा। गु वानियन के यह कहने के बाद वह मुड़ी और अपनी कार की ओर चली गई। फिर बोली, चलो पहले चाबी लेते हैं। आपकी कारें आगे चलेंगी और मैं आपके पीछे आऊंगी। चाबी मिलने के बाद मैं आपको अंतरिक्ष प्रवेश द्वार तक ले जाऊंगी। एन कैरो ने अपने अधीनस्थों को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अधीनस्थों को तुरंत समझ आ गया। कारें एक एक करके चलने लगीं। एन कैरो की कार और उच्चस्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं वाली दो अन्य कारें आगे चल रही थीं। गु वानियन बीच में गाड़ी चला रही थीं और उच्चस्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं वाली कई अन्य कारें उनके पीछे चल रही थीं। गु वानियन को स्पष्ट रूप से पता था कि वे उसे देख रहे थे। उन्हें डर था कि वह कुछ करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह गाना गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रही थी। यदि वह उन्हें धोखा देना चाहती थी तो क्या अन कैरो उसे रोक सकता था? एन कैरो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे किस तरह का नरक उसका इंतजार कर रहा है। एन कैरो कार में बैठी थी, अच्छे मूड में लग रही थी। वह पैसेंजर सीट पर बैठी गु मिंग्यू, जो गाड़ी चला रहा था, के साथ लगातार बातें कर रही थी। गु चेंगयू पीछे की सीट पर अकेला बैठा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसने अन कैरो से कुछ शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे गु मिंग्यू बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रियरव्यू मिरर के माध्यम से गु चेंगयू को एक चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। गु चेंगयू बहुत निराश हो गया और अन कैरो के प्रति कुछ नाराजगी रखने लगा। वह साफ जानती थी कि वह हमेशा से गु मिंग्यू के साथ चुपचाप प्रतिस्पर्धा करता रहा है और अब वह ऐसा व्यवहार कर रही है। क्या वह उसके मुंह पर तमाचा नहीं जड़ रही थी? क्या सचमुच उसके दिल में सिर्फ वही था? एन कैरो ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि गु चेंगयू के साथ कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह इससे निपटना नहीं चाहती थी। उसे अभी भी याद था कि गु चेंगयू ने होटल मालिक को किस नजर से देखा था। जल्द ही उनकी मुलाकात उस अधीनस्थ से हुई जिसके पास चाबी थी। जब एन कैरो को चाबी मिल गई तो उसने गु वानियन की कार को आगे की ओर ले जाने को कहा। गु वानियन स्थिर गति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन एन कैरो अधीर हो रहा था। वहां पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह हमें वहां न ले जाने की योजना तो नहीं बना रही होगी, है ना? गु मिंग्यू ने बेचैनी से कहा। आखिरकार उसे पहले भी होटल में नुकसान उठाना पड़ा था। वो नहीं आएगी, अन कैरो ने एक पल सोचने के बाद कहा। चाबी अभी भी हमारे पास है। क्या उसे अब सामान नहीं चाहिए? और वैसे भी अब हम होटल से बहुत दूर हैं। अगर उसने कुछ करने की हिम्मत की तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे। उसे मार दोगे? फिर रसद का क्या होगा? गु चेंगयू ने तुरंत पूछा। एन कैरो ने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, भाई चेंगयू, क्या तुम सचमुच सामान के बारे में चिंतित हो, या तुम उस खूबसूरत होटल मालिक के बारे में चिंतित हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, राउरो? गु चेंगयू ने भौहें चढ़ाई। बड़े भाई बहन रौरू, बहस मत करो, गु मिंग्यू ने कहा, हालांकि उसके स्वर में खुशी थी। इस समय सामान लाना सबसे जरूरी काम है। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक गु वानियन की कार को अपने सामने रुकते देखा। गु मिंग्यू ने भी जल्दी से कार रोक दी। गु वानियन अपनी कार से बाहर निकली और वे भी उनके पीछे चले गए। तभी उन्होंने अपने सामने एक इमारत देखी जो 4 मंजिला, एक बड़े गोदाम जैसी दिख रही थी। सुश्री गु, क्या हम पहुंच गए हैं? एन कैरो ने पूछा। हाँ, गु वानियन ने मुस्कुराते हुए कहा। यही उस जगह का प्रवेश द्वार है। अंदर जाओ, तुम उस जगह में प्रवेश कर जाओगे और सामान अंदर ले जा सकोगे। दरवाजा बंद है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी चाबी इस्तेमाल करनी होगी। क्या यह सचमुच यहाँ है? अन कैरो को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पौराणिक अंतरायामी अंतरिक्ष, जिसमें विशाल संसाधन होने की बात कही जाती है, इतना साधारण स्थान जैसा दिखेगा। लेकिन फिर यह बात समझ में आई।
यदि यह स्पष्ट रूप से जादुई लगता तो अन्य लोगों ने निश्चित रूप से इसे बहुत पहले ही खोज लिया होता। इस घटिया गोदाम को खोलने के लिए अभी भी चाबी की जरूरत है, गु मिंग्यू ने व्यंग्य किया। क्या कोई भी अलौकिक शक्ति इसे विस्फोट से नहीं खोल सकती? गु वानियन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। अचानक गु मिंग्यू थोड़ा घबरा गया। उसने अन कैरो की तरफ देखा, जिसने फिर कहा, मुझे लगता है गोदाम का रूप बस दिखावा है। क्योंकि इसके लिए चाबी की जरूरत होती है, इसलिए अलौकिक शक्तियां शायद इसे खोल नहीं पाएंगी। इसके अलावा एक बार जब हम गोदाम के अंदर पहुंच जाते हैं तो दूसरी मंजिल पर एक प्रवेश द्वार है, एक लोहे का दरवाजा जिसके लिए भी इस चाबी की जरूरत होती है। इस तरह हम अंतरायामी अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे, गु वानियन ने तथ्यात्मक रूप से समझाया। एन कैरो ने गु मिंग्यू को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसने तुरंत चाबी ली और गोदाम का दरवाजा खोलने चला गया, लेकिन वह फिर भी हिचकिचाया और गु वानियन से कहा, पहले आप अंदर जाइए। इतना बड़ा आदमी फिर भी इतना कायर? गु वानियन ने निर्दयता से उसका मजाक उड़ाया। गु मिंग्यू शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन फिर भी पहले अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह गु वानियन को धमकी भरे अंदाज में सिर्फ चिल्ला सका, जल्दी करो और अंदर आओ। गु वानियन बेपरवाही से अंदर चला गया। यह देखकर गु मिंग्यू ने राहत की सांस ली। एन कैरो और गु चेंगयू उत्साहित हो गए। जल्द ही उनके पास विशाल संसाधनों तक पहुंच होगी। वे सब गोदाम में घुस गए। आन कैरो गु वानियन की पीठ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि एक बार जब वे अंतरायामी अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे और संसाधन देख लेंगे तो वह गु वानियन को जरूर मार डालेगी। फिर होटल उसका हो जाएगा। गोदाम के अंदर कई बक्से और पुराने टायर जैसी बेकार वस्तुएं थीं। गु वानियन पहले से ही दूसरी मंजिल की ओर जा रहा था। जल्दी करो, गु वानियन ने सीढ़ियों से आवाज दी। चाबी अभी भी तुम्हारे पास है और मैं उसके बिना वह लोहे का दरवाजा नहीं खोल सकता। यह सुनकर अन कैरो और अन्य लोग जल्दी से ऊपर की ओर चले गए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनी। आन कैरो ने भौहें चढ़ाई। अचानक बेचैनी की लहर उस पर छा गई। उस समय उसने गु चेंगयू को धीमी आवाज में कहते सुना, यह बुरा है। तभी उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उन्हें सिहरन से भर दिया। यह निश्चित रूप से ज़ॉम्बी की धीमी गड़गड़ाहट थी। एन कैरो ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और जल्दी से गु चेंगयू के पीछे छिप गई। उसी क्षण बक्सों, खंभों और अन्य छिपने के स्थानों के पीछे से असंख्य लाशें बाहर निकल आईं, गुर्राने और पंजे मारने लगीं। इसके अलावा ये लाशें उच्च स्तर की प्रतीत होती थीं। आह! अन कैरो चिल्लाया, क्या हो रहा है? यहाँ ज़ॉम्बी क्यों हैं? उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और वह गुस्से में गु वानियन की ओर मुड़ी। यह तुम थे? तुमने जानबूझकर हमें इस जगह तक पहुंचाया था, है ना? गु वानियन के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, एन कैरो, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो लालच के कारण खुद को अंधा होने के लिए दोषी ठहराएं। आन कैरो इतना क्रोधित हो गया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। वह वास्तव में प्रचुर संसाधनों के लिए बहुत अधिक लालायित थी और उस इच्छा ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था। इसके अलावा गु वानियन का अभिनय त्रुटिहीन था। शांत गु वानियन अब उस घबराए हुए व्यक्ति से बिल्कुल अलग व्यक्ति था जिसने पहले खोई हुई चाबी खोज ली थी। और वह चाबी उसे निंजी ने दी थी। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब था निंजी ने मुझे धोखा दिया। आन कैरो दहाड़ा। क्या वो पागल हो गई है? क्या वो भूल गई है कि उसकी बहन अभी भी मेरे पास है? जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले उसकी बहन को मार डालूंगा। यह मानते हुए कि तुम वापस आ जाओगी, गु वानियन ने शांत भाव से कहा। बॉस गु, क्या तुम पागल हो गए हो? गु चेंगयू ने एक ज़ॉम्बी को मारते हुए दांत पीस लिए। क्या तुम हमारे साथ यहीं मरना चाहते हो? साथ मरेंगे? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, गु वानियन हंसा। मरने वाले सिर्फ तुम ही हो। एन कैरो पूरे समय गु चेंगयू के पीछे छिपी रही और फिर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हालांकि गु वानियन पूरे समय वहीं खड़ी रही, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, मानो वे उसे देख ही नहीं पा रहे हों। एक भी ज़ॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया और वहां और भी ज़ॉम्बी दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह ज़ॉम्बी जमावड़े का कोई अड्डा हो और गु वानियन ने जानबूझकर उन्हें यहां तक पहुंचाया हो। गु चेंगयू, गु मिंगयू और अन्य उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं ने लाश से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि एन कैरो केवल गु चेंगयू के पीछे छिप सकता था। आखिरकार उसके पास तो सिर्फ दूसरे स्तर की अलौकिक क्षमता ही थी। इतने उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा इतने लंबे समय से वह गु भाइयों द्वारा संरक्षित होने की आदी हो गई थी। गु वानियन को देखकर, जो शांति से किनारे से देख रहा था, एन कैरो क्रोधित हो गया।
हालांकि उसने लाश से लड़ने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वह गु वानियन को मार सकती थी। वह अचानक गु वानियन की ओर झपटी और अपनी अलौकिक क्षमता का उपयोग करके उसे सीधे मार डालने का इरादा किया। हालांकि जब वह गु वानियन से कुछ ही कदम दूर थी, तो उसने अचानक पाया कि वह हिल नहीं सकती। उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे और वह अपनी अलौकिक क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रही थी। गु वानियन वहीं खड़ी रही, अविचलित, उसकी आंखें उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं जब वह अन कैरो को देख रही थी। एन कैरो पागल होने की कगार पर था। वह कुछ क्यों नहीं कर सकी? अब गु वानियन की नजर में वह पूरी तरह से मूर्ख लग रही होगी। अपने पीछे सावधान रहो, गु वानियन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। अन कैरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, किसी चीज ने उसके बाल जोर से पकड़ लिए, उसे जमीन पर पटक दिया और घसीटते हुए जमीन पर ले गई। आह! एन कैरो चिल्लाया, भाई चेंगयू, मिंगयू, मुझे बचाओ। गु मिंगयू और गु चेंगयू, जो ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, ने एन कैरो की चीख सुनकर तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने जो देखा उससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। एन कैरो को घसीटने वाला ज़ॉम्बी बहुत बड़ा था, एक सामान्य व्यक्ति के आकार का लगभग दोगुना। यह तो ज़ॉम्बी राजा है, गु मिंगयू ने डर के मारे कहा। यहाँ तक कि गु चेंगयू के चेहरे पर भी भय का दुर्लभ भाव दिखाई दिया। यद्यपि उनकी अलौकिक क्षमता का स्तर ऊंचा था, फिर भी ज़ॉम्बी राजा के खिलाफ उनके पास बहुत कम मौका था। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ, अन कैरो बुरी तरह चिल्लाया। लेकिन गु भाई हिचकिचाने लगे। अब तक उनके साथ लाए गए कई उच्चस्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता मर चुके थे, हालांकि कई ज़ॉम्बी भी मारे जा चुके थे। गोदाम खून की गंध से भरा हुआ था। अन कैरो अब ज़ॉम्बी राजा के चंगुल में थी। उसने जोर जोर से संघर्ष किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गु वानियन को थोड़ा उबकाई सी आ रही थी और वह अब और नहीं देखना चाहती थी। पास ही एक खिड़की थी, उसने उसे खोला और बाहर कूद गई। यह केवल दूसरी मंजिल थी और सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था के कारण वह सुरक्षित उतर गई। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसने गोदाम के अंदर से अन कैरो की पीड़ा भरी चीखें गूंजती सुनी। चीख बेहद दर्दनाक थी। ऐसा लग रहा था कि अन कैरो गंभीर खतरे में है। गु भाइयों की अभी की प्रतिक्रिया को देखते हुए वे ज़ॉम्बी राजा से साफ तौर पर डरे हुए थे। अन्य ज़ॉम्बी भी हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए वे निश्चित रूप से एन कैरो को नहीं बचा पाएंगे। सबसे अधिक संभावना तो यह है कि वे स्वयं ही मर जाएंगे। गु वानियन को कुछ राहत महसूस हुई। कम से कम अब उसे अन कैरो की परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर उसने पहले कदम नहीं उठाया होता, तो कौन जाने बाद में अन कैरो क्या करती। इसके अलावा यदि उसे सिस्टम का संरक्षण न मिलता तो वह शायद बहुत पहले ही एन कैरो के हाथों मर चुकी होती। और एन कैरो ने तो अपने छोटे भाई बहनों को भी निशाना बनाने की हिम्मत की, जिससे वह पूरी तरह क्रोधित हो गई। वास्तव में वह सिस्टम से हथियार उपलब्ध कराने और मुरुओ बेस पर सीधे हमला करने के लिए कह सकती थी। आखिरकार एन कैरो ने अपने होटल पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और कार्रवाई भी की थी, इसलिए किसी और के उस पर हमला करने के बाद यह एक सामान्य जवाबी हमला माना जाएगा। नियमों के अनुसार सिस्टम उसे सहायता प्रदान कर सकता था। लेकिन उसने सोचा, मुरुओ बेस पर अभी भी अन्य लोग हैं जो वहां रह रहे हैं और उन्होंने एन कैरो और उसके समूह के साथ कोई मिलीभगत नहीं की है। मुरुओ बेस को पूरी तरह से समतल करना बहुत ही अंधाधुंध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार उसकी योजना एन कैरो को स्वर्ग से नरक में गिरने जैसा एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। एन कैरो ने सोचा था कि उसे रसद मिलने वाली है, लेकिन उसका इंतजार तो क्रूर ज़ॉम्बी राजा कर रहा था। अरे, इस समय वह बहुत ही हताश और दर्द में होगी। यह सीधे बेस पर हमला करने से कहीं अधिक संतोषजनक था। इसलिए उसने ज़ॉम्बी राजा की मान को खोजने के लिए सिस्टम द्वारा अपने दिमाग में अंकित नक्शे का अनुसरण किया और एन कैरो और उसके समूह को यहां आकर्षित किया। उसकी योजना इतनी सफल रही, इसका कारण उसके अभिनय कौशल के अलावा एन कैरो का अत्यधिक लालच भी था, जिसके कारण उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। गु वानियन ने एक बार फिर गोदाम की ओर देखा, फिर अपनी कार में बैठी और चली गई। उसकी गणना के अनुसार फांग यांग, जिसे उसने मुरुओ बेस भेजा था, अब तक अपना काम लगभग पूरा कर चुका होगा। जब गु वानियन होटल लौटी तो सभी लोग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि सब कुछ कैसा रहा। उसने संक्षेप में बताया कि अभी क्या हुआ था। वाह, बाई शुवेन ने खुशी से ताली बजाई। अब एन कैरो आखिरकार उस दर्द का अनुभव कर सकती है जो मैंने तब महसूस किया था। नहीं, वह मुझसे भी ज्यादा तड़प रही होगी, क्योंकि मैं तो बच निकलने में कामयाब हो गया, जबकि उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं है।
ज़ॉम्बी किंग। तुमने ज़ॉम्बी किंग को देखा? डोंगयू ने घबराकर पूछा। क्या वह डरावना था? गुवानियन ने ज़ोंबी राजा के स्वरूप के बारे में सोचा और गंभीरता से सिर हिलाया। यह वास्तव में काफी डरावना था। यद्यपि उसके पास सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली थी, फिर भी जब उसने विशालकाय और विचित्र ज़ॉम्बी राजा को देखा तो उसे भय का झटका महसूस हुआ। शुक्र है कि होटल में रहने से हम सभी खतरों से सुरक्षित रहते हैं, जुआंग शियाओक्सिया ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। तभी गुवेन ने निंगजी को आते देखा। वह अपने कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए गुवानियन को घबराहट से देख रही थी, मानो वह कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रही हो। तुम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते हो, है ना? गुवानियन ने कहा। चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैंने उसे यहाँ लाने के लिए किसी को भेज दिया है। सच में? निंगजी खुशी से बोली। गुवानियन के सामने लगभग घुटनों के बल गिर पड़ी। शुक्रिया बॉस गु, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, गुवानियन ने ठंडे स्वर में कहा। यह तो बस तुम्हारी मदद का भुगतान है। निंगजी ने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया। उसने मन ही मन राहत की सांस ली और आभारी हुई कि उसने गुवानियन के साथ सहयोग करने का फैसला किया था। उसने अभी अभी उनकी बातचीत सुनी थी। एन कैरो को ज़ोंबी राजा ने मार डाला, उसे यही सजा मिली। अपनी बहन को धमकी देने की उसे यही सजा मिली। अगर उसने गुवानियन के साथ सहयोग नहीं किया होता तो शायद उसका भाग्य इतना बेहतर नहीं होता। निंगजी ने फैसला किया कि अब से वह अपनी बहन के साथ होटल में आज्ञाकारी और चुपचाप रहेगी। निश्चित रूप से शाम तक फैंग यांग वापस आ गया। वह कार में वापस आया, अपने साथ एक डरपोक युवती को लाया जो कुछ कुछ निंगजी जैसी दिखती थी। यह जरूर निंगजी की बहन होगी। दरअसल जैसे ही उसने निंगजी को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को निंगजी की बाहों में फेंक दिया और चिल्लाने लगी, बहन। इसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगीं। तुम बेस से बाहर कैसे निकली? निंगजी ने अपनी बहन को गोद में लेते हुए पूछा। क्या एन कैरो में लोग तुम पर नजर नहीं रख रहे थे? निंगजी की बहन, जिसका नाम निंगशान था, ने शर्म से फांग यांग की ओर देखा और कहा, लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन यह भाई फांग मुझे बाहर ले आया। वह अद्भुत है, कोई भी उसे छू नहीं सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं कमाल का हूँ, फैंग यांग ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। यह सब हमारे बॉस की बदौलत है, जिन्होंने मुझे वेटर के तौर पर रखा, तभी मैं यह कर पाया। अब वह होटल में वेटर था, जो सिस्टम की व्यवस्था से सुरक्षित था। कुछ दिन पहले गुवानियन के निर्देशों का पालन करते हुए वह होटल से निकलकर मुरुओ बेस के पास निगरानी रखने लगा था। एन कैरो और उसके समूह के चले जाने के बाद वह मुरुओ बेस में घुस गया और निंगशान को बचाया। सुरक्षा तंत्र के कारण कोई भी उसे छू नहीं सकता था। उन्होंने पूरे समय निंगशान को अपने पास रखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन्हें रोक नहीं सके। मुरुओ बेस से निकलते समय उन्हें एक कार भी मिली और उन्होंने उसे स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त पावर क्रिस्टल ले लिए, फिर वे वापस चले गए। शाबाश, गुवानियन ने उसका कंधा थपथपाया। फेंग यांग ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और कहा, मैं बॉस को निराश नहीं करूंगा। जूशी ने कड़वाहट महसूस करते हुए बगल से देखा। क्यों? बॉस ने इतना जरूरी काम उसे न सौंपकर उस बदमाश फैंग यांग को क्यों दे दिया? नहीं, अब उसे फैंग यांग से आगे निकलने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। बहनों निंगजी और निंगशान ने गुवानियन को फिर से बहुत धन्यवाद दिया। यद्यपि गुवानियन ने कहा कि उसे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह वह पुरस्कार था जिसके निंगजी हकदार थे, फिर भी उनके दिल में वे अभी भी गुवानियन को अपना उपकारक मानते थे। निंगजी का मूल कमरा समाप्त होने वाला था और छठी मंजिल पर बड़े बेडरूम को अनलॉक कर दिया गया था, इसलिए निंगजी ने सीधे कमरे बदल दिए और बहनें कमरा 601 में चली गईं, जो एक बड़ा बेडरूम था। बड़े बेडरूम में सिंगल या डबल लोग रह सकते थे, लेकिन यह डबल रूम से अलग था। इसमें सिर्फ एक ही बिस्तर था, हालांकि बड़ा, और फर्नीचर, रसोई और बाथरूम की सिर्फ एक ही सुविधा थी। हालांकि जगह सिंगल रूम से बड़ी थी, इसलिए जरूरी पॉइंट सिंगल रूम और डबल रूम के बीच थे, यानी प्रतिदिन 15 पॉइंट। डबल रूम की तरह 2 लोगों के रहने पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक रूम कार्ड होगा तथा कमरे का शुल्क दोनों कार्डों से समान रूप से काटा जाएगा। यद्यपि निंगजी और निंगशान के पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी, फिर भी वे यह सीखने को तैयार थे कि कैसे बाहर जाकर ज़ॉम्बी को मारा जाए या अंकों के बदले में अन्य मूल्यवान वस्तुएं कैसे खोजी जाएं। यह निश्चित रूप से अन कैरो के गुलाम होने से बेहतर था। इन कैरो के खतरे को हल करने के बाद गुवानियन ने उस शाम एक अच्छे स्नान का आनंद लिया और गहरी नींद सोई। जैसे ही वह सुबह उठी, उसने सिस्टम को एक नया कार्य घोषित करते सुना। डिंग।
नया कार्य अनलॉक हुआ। बबल टी की दुकान से 100 कप बबल टी बेचें। कोई आकार प्रतिबंध नहीं, कोई समय सीमा नहीं। कार्य पुरस्कार कमरे 606 से 6010 अनलॉक करें। एक बार कमरे 506 से 5010 को अपग्रेड करें। असीमित फल की दुकान में सभी वस्तुओं को अनलॉक करें। 5 प्रकार की असीमित दवाओं को अनलॉक करें। हॉट स्प्रिंग पूल और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें। असीमित जूतों के साथ जूते की दुकान अनलॉक करें। कैफेटेरिया, नूडल शॉप और हॉट पॉट रेस्तरां में टीवी अनलॉक करें। यह कार्य बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि बेचे जाने वाले बबल टी कप के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यद्यपि बबल टी आवश्यक नहीं थी, फिर भी सिस्टम ने एक अतिरिक्त छोटे आकार का कप शुरू कर दिया था। अतिरिक्त छोटी बबल टी, जो केवल 2 घूंट में खत्म हो जाती थी, की कीमत केवल 1 पॉइंट थी, इसलिए कई मेहमान इसे चखने के लिए खरीदने को तैयार थे। बाई शुवेन जैसे लोग पूरे दिन बबल टी अपने हाथ में लिए रहते हैं और अंधाधुंध तरीके से बड़े और छोटे कप खरीदते रहते हैं। इसलिए इस कार्य को पूरा करने में कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। कोला और हैमबर्गर अभी अभी जागे थे, बिस्तर के किनारे पर बैठे थे, अभी भी थोड़े स्तब्ध थे। गुवानियन उनके छोटे गालों को चुटकी काटने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्हें छूने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। कल रात फैन यांग ड्यूटी पर थे और उनके यहाँ कई मेहमान आए थे। होटल की ख्याति पहले ही फैल चुकी थी और क्षेत्र के कई लोग यह पूछने आते थे कि क्या कोई कमरा खाली है। जैसे ही कोई कमरा खाली होता, तुरंत ही उस पर कब्जा हो जाता। अब कमरे 601 से 605 सभी भरे हुए थे। 5वीं मंजिल पर केवल एक पारिवारिक कमरा बचा था। कैफेटेरिया में कोला और हैमबर्गर के साथ नाश्ता खत्म करने के बाद बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलने चले गए। कुछ और करने को न होने पर गुवानियन ने पीने के लिए बबल टी की दुकान पर जाने का निर्णय लिया। जब वह लॉबी से गुजर रही थी, उसने अभी जूशी का अभिवादन किया ही था कि अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक हृष्ट-पुष्ट आदमी अंदर आ रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक क्षमता उपयोग करता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर अत्यंत मजबूत था और स्वास्थ्य से चमक रहा था। केवल क्षमता उपयोगकर्ता ही सर्वनाशकारी दुनिया में ऐसी स्थिति बनाए रख सकते थे। इसके अलावा उनके साथ 5 महिलाएं भी थीं, जो सभी बहुत सुंदर और आकर्षक थीं। उनमें से 2 महिलाएं उसकी एक-एक बाह को पकड़े हुए थीं और उसे कसकर पकड़े हुए थीं। 2 और लोग उनके पीछे पीछे आए, उनके चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे। केवल सबसे पीछे चल रही महिला के चेहरे पर शांति थी, मानो आगे चल रहे लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुवानियन अभी भी बता सकती थी कि वह दूसरों के साथ थी, क्योंकि उसने और अन्य महिलाओं ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। क्या यह एक हृष्ट-पुष्ट आदमी और उसका हरम था? गुवानियन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसे इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब दुनिया का अंत हो चुका था और कई चीजों का आकलन सर्वनाश से पहले के मानकों से नहीं किया जा सकता था। अगर किसी में इतनी सारी खूबसूरत औरतों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता थी, तो यह उसकी अपनी क्षमता थी। उन महिलाओं के लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात थी और उनकी रक्षा के लिए ऐसा सक्षम व्यक्ति होना ही उनकी सबसे बड़ी चाहत थी। उसे याद आया कि परिवार के एक कमरे में एक महिला और कई सुंदर युवक रहते थे। वह महिला भी एक शक्तिशाली क्षमता उपयोगकर्ता की तरह दिखती थी। तो ये मामले उसके काम के नहीं थे। अगर उसे पसंद नहीं थे, तो वह उन्हें देख ही नहीं सकती थी। दूसरों के मामलों पर टिप्पणी करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उस समय उस आदमी की नजर उस पर पड़ी और उसने बड़ी दिलचस्पी से कहा, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस होटल में इतनी खूबसूरत महिला होगी। जूशी ने तुरंत कहा, यह हमारे होटल के मालिक बॉस गु हैं। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दी से गुवानियन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बॉस गु, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। कृपया इसे दिल पर न लें। यद्यपि वह कामुक था, परंतु मूर्ख नहीं था। उसने पहले भी कई लोगों को इस होटल के बारे में बात करते सुना था कि यह कितना अद्भुत है। क्या ऐसा होटल चलाने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? वह होटल के मालिक को नाराज नहीं करना चाहता था। उस आदमी को इतनी जल्दी माफी मांगते हुए सुनकर गुवानियन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और दुकान से अपनी बबल टी लेने चली गई। इसके बाद जूशी ने इन लोगों की जांच शुरू की। शेष 5010 परिवार कक्ष स्वाभाविक रूप से वह स्थान था जहां वे ठहरेंगे। उस व्यक्ति ने क्रिस्टल कोर के बदले में अंक दे दिए और फिर जूशी ने उन्हें होटल और उनके कमरे की स्थिति के बारे में बताया। जब उन्होंने सुना कि उनका कमरा 3 बेडरूम वाला है, तो उनमें से एक महिला ने तुरंत कहा, मैं भाई लॉन के साथ कमरा साझा करना चाहती हूँ। आपको भाई लॉन के साथ कमरा क्यों साझा करना चाहिए?
मैं भी ऐसा चाहता हूँ। तुम दोनों पीछे हट जाओ, मुझे ही आगे आना चाहिए। शांत भाव वाली महिला को छोड़कर शेष 4 लोग लगभग एक दूसरे के बाल खींचने लगे। जोशी का मुंह फड़क उठा। उसने यह दृश्य कुछ दिन पहले देखा था। यह तब की बात है जब वह महिला एबिलिटी यूजर कई सुंदर युवकों को चेक इन के लिए लेकर आई थी। वे सुंदर लड़के इस बात पर भी झगड़ने लगे कि महिला क्षमता उपयोगकर्ता के साथ कौन कमरा साझा करेगा, और जब उसने उन्हें शांत किया और धमकाया तभी मामला शांत हुआ। ठीक है, बहस बंद करो, भाई लॉन्ग नाम के उस आदमी ने कहा, जिसका नाम नी लॉन्ग था। वह इस समय काफी परेशान लग रहा था। मेरे साथ जो भी रहे सब एक जैसा ही है। अगर कोई बहस करता रहा तो मैं उसे इस होटल में बिल्कुल नहीं ठहरने दूंगा। यह सुनकर महिलाओं ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। नी लोंग ने शांत भाव से महिला की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, जियो यू, तुम आज रात मेरे साथ रहोगी। जियो यू नामक महिला यह सुनकर चौंक गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कसने लगी, लेकिन अंत में उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हम्मत, यह फिर वही है, एक औरत धीरे से बुदबुदाई। वह हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती है, कौन जाने ब्रदर लॉन्ग को उसमें क्या पसंद है। वह तो पहले भी उसके लिए किसी दूसरे आदमी से लड़ चुका है, क्या तुम्हें नहीं पता? वह हाई स्कूल से भाई लॉन्ग का पहला प्यार है। आह, तो क्या पुरुषों में भी सचमुच पहले प्यार को लेकर जटिलता होती है? यद्यपि दोनों महिलाओं की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी जूशी की सुनने की शक्ति अच्छी होने के कारण उसने उनकी बातें सुन लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बहुत बड़ी गपशप खिला दी गई हो। गुवानियन अपनी बबल टी लेकर बाहर आई और उसने देखा कि नी लोंग और उसकी 5 महिलाएं लिफ्ट का इंतजार कर रही थीं। नी लोंग और महिलाएं फिर से उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगीं। उसने विनम्रता से सिर हिलाया और इसी समय लिफ्ट नीचे आ गई और फू सिशु बाहर चला गया। मूलतः फू सिशु ने सोचा था कि कुछ नए चेहरे हैं और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने जियो यू नामक महिला को देखा तो वह अचानक ठिठक गया, फिर आश्चर्य से बोला, जियो यू, तुम तो क्या झाओ युयुए मरा नहीं था? तो फिर फू सिहेंग ने झाओ युए का जिक्र क्यों नहीं किया? और जब भी वह शियाओ युए के बारे में बात करता, फू सिहेंग ऐसे पेश आता जैसे वह उसे जानता ही न हो। फू सिशु ने हमेशा सोचा था कि शायद जियो यू की दुर्घटना हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए फू सिहेंग इतना दुखी था कि उसने उसका उल्लेख नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि मामला ऐसा नहीं था। लेकिन अगर झाओ युयुए मरी नहीं थी तो वो फू सिहेंग से अलग क्यों हुई थी? उनका रिश्ता हमेशा से ही बहुत अच्छा था और झाओ युयुए का इस आदमी और इन महिलाओं के साथ अंत कैसे हुआ? बड़े बड़े भाई झाओ युयुए ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कैसे, आप भी यहाँ कैसे? यह कहते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। तो क्या सिहेंग भी इसी होटल में है? वह यहाँ है, फू सिशु ने तुरंत कहा, लेकिन वह आज सुबह बाहर गया था। झाओ युयुए ने राहत की सांस ली, फिर उसने जल्दी से नी लोंग से कहा, भाई लोंग, चलो यहाँ नहीं रुकते, चलो कहीं और चलते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने नी लोंग की मुस्कुराहट देखी और उसका दिल धड़कने लगा। अचानक उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें अपना पुराना प्यार यहीं मिलेगा, नी लोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। झाओ युयुए का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगलियां कसकर जकड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था। मैं समझ गया, यह वही आदमी है जो बहुत पहले ब्रदर लॉन्ग से लड़ा था। हम यहाँ क्यों न रहें? वे कहते हैं कि यह जगह सबसे आरामदायक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरक्षित है। आपको इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी? मैंने सुना है कि वे यहाँ कपड़े भी बेचते हैं। मैं बहुत समय से नए कपड़े पहनना चाहता था। झाओ युयुए, भाई लॉन्ग तुम्हें पसंद कर सकते हैं, लेकिन तुम इस तरह से उनके पक्ष का फायदा नहीं उठा सकते। झाओ युयुए ने बिना कुछ कहे अपना सिर घुमा लिया। यहाँ तक कि फू सिशु, जो कि बहुत धीमा था, अब समझ सकता था कि क्या हो रहा था। उसने भौहें चढ़ाई और झाओ युयुए की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि फू सिहेंग ने पहले कभी उसका उल्लेख नहीं किया। तो उसने फू सिहेंग को धोखा दिया और दूसरे आदमी के साथ चली गई। उसने अन्य महिलाओं को यह कहते सुना कि फू सिहेंग का ब्रदर लॉन्ग नामक एक आदमी के साथ पहले झगड़ा हो गया था। वे क्यों लड़े? और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि फू सिहेंग हार गया है। तो झाओ युयुए ने इस भाई लांग को चुना। अगर ऐसा है तो चलो अब से एक दूसरे को परेशान नहीं करते, फू शिशु ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि तुम और सिहेंग पहले शादीशुदा थे, लेकिन अब इस सर्वनाशकारी दुनिया में खैर, वैसे भी होटल में कोई भी दूसरे के कमरों में नहीं जा सकता। अगर हम डाइनिंग एरिया में एक दूसरे को देखते हैं तो हम एक दूसरे को न जानने का नाटक कर सकते हैं।
बड़े भाई झाओ युयुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन फू सिशु बिना पीछे देखे ही चला गया था। नी लोंग ने हंसते हुए एक महिला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो कमरे देख लेते हैं। जरूर भाई लॉन्ग, हे नी लोंग और सभी महिलाएं लिफ्ट में चढ़ गईं। उनके पीछे झाओ युयुए भी सिर झुकाए चल रही थी। इस बीच गु वानियन पास में खड़ी होकर अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी और पूरे दृश्य को देख रही थी। तो झाओ युयुए नाम की वह महिला फू सिहेंग की पूर्व पत्नी थी। कैसा संयोग है। उसे याद आया कि जब फू सिहेंग पहली बार आया था तो वह खून से लथपथ था और बहुत दुखी दिख रहा था। वह खून जरूर उसका अपना रहा होगा। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन शायद ज्यादा गंभीर नहीं, और क्योंकि वह एक एबिलिटी यूजर था इसलिए वह जल्दी ठीक हो गया। उन्होंने अपनी स्मृति का एक सा अंकों के लिए बेच दिया था। क्या यह हो सकता है कि वे यादें झाओ युयुए से संबंधित थीं? क्योंकि उसकी प्यारी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, वह इतना दुखी था कि उसने उससे जुड़ी हर बात भूल जाने का फैसला किया। लेकिन तभी फू सिशु वहां आया। उसे देखकर वह अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, मैनेजर गु, माफ करना, तुम्हें ये देखना पड़ा। गु वानियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें खेद जताने की कोई बात नहीं है। यह बस उसने महसूस किया कि यह मामला झाओ युयुए द्वारा फू सिहेंग को धोखा देने जितना सरल नहीं था। आखिरकार झाओ युयुए का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। क्या फू सिशु ने उलझन में पूछा। कुछ चीजों के बारे में तथ्यों को स्पष्ट रूप से जानना बेहतर है, गु वानियन ने संक्षेप में यह कहा, फिर दूध वाली चाय पीते हुए चली गई। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति थी और उसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए था। फू सिशु ने उसे जाते हुए देखा, फिर अब बंद हो चुके लिफ्ट के दरवाजों की ओर देखा और विचारों में खो गया। गु वानियन चिप्स का एक बैग लेने के लिए सुपरमार्केट गए, फिर मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, अब जब झाओ युयुए भी होटल में है तो क्या फू सिहेंग उसे देखकर याद रखेगा? नहीं, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी याददाश्त के उस से को पॉइंट्स के बदले में बदल दिया। चाहे झाओ युयुए उसके दिल में पहले कितनी भी गहराई से अंकित रही हो, उसे वे यादें याद नहीं आएंगी। गु वानियन ने सिर हिलाया। बात तो सही थी। आखिरकार सिस्टम ने तो वो यादें ले ली थीं, तो फिर कोई चूक कैसे हो सकती थी? वह सोच रही थी कि जब झाओ युयुए और फू सिहेंग मिलेंगे तो कैसा होगा। उस शाम गु वानियन कोक और बर्गर लेकर हॉटपॉट खाने गया। भोजन के आधे समय बाद नी लोंग अपनी महिलाओं के साथ अंदर आया। हालांकि झाओ युयुए उनके साथ नहीं था। नी लोंग और उनके समूह ने गु वानियन को देखा और बैठने के लिए एक मेज ढूंढने से पहले उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस जीवन में हॉटपॉट खाने को मिलेगा, मेनू देखते हुए लगातार निगलते हुए महिलाओं में से एक ने कहा। भाई लॉन्ग, क्या हम जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं? एक अन्य महिला ने आशा भरी निगाह से पूछा। नी लॉन्ग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, चलो आज अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन कल से हमें और अधिक मितव्ययी होना पड़ेगा। यद्यपि उनकी योग्यता का स्तर ऊंचा था, फिर भी उन्हें अपने अलावा 5 महिलाओं का भी भरण पोषण करना पड़ता था। बेहतर होगा कि बहुत ज्यादा खर्च न किया जाए। यह सुनकर औरतें उत्साहित हो गईं। गु वानियन ने देखा कि उनकी उंगलियां बार बार मेनू पर चुभ रही थीं, इसलिए उसे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। ऐसा लगता है कि वह फिर से काफी अंक अर्जित करेगी, कितना सुखद है। यद्यपि उसे एक महिला एकाधिक पुरुष या एक पुरुष एकाधिक महिला वाली व्यवस्था पसंद नहीं थी, लेकिन जब तक वह अंक अर्जित कर सकती थी तब तक यह ठीक था। गु वानियन ने खाने के लिए एक झींगा बॉल निकाली। यह झींगा के मांस से भरपूर थी और इसका स्वाद भी बहुत मसालेदार था, संतुष्टिदायक। तभी हॉटपॉट रेस्तरां में और लोग आ गए। उसे आश्चर्य हुआ कि वे फू सिहेंग और बाई शुवेन थे। वे दोनों साथ में खाना खाने क्यों आ रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है वे कुछ समय से होटल में ठहरे हुए थे और कोक और बर्गर उनसे काफी परिचित थे, इसलिए उन्होंने होटल में प्रवेश करते ही उनका स्वागत किया। चाचा फू, चाची बाई, बाई शुवेन मुस्कुराते हुए बर्गर के सिर पर हाथ फेरते हुए पास आईं। तुम भी यहीं खा रहे हो? बर्गर, तुम सिर्फ मांस ही क्यों खा रहे हो? तुम्हें ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है? हे फू सिहेंग ने गु वानियन को अभिवादन में सिर हिलाया, फिर उसकी नजर अनजाने में एक तरफ चली गई और नी लोंग की आंखों से मिल गई। अच्छा अच्छा, फू सिहेंग, नी लोंग ने व्यंग्य किया। हम फिर मिलेंगे। फू सिहेंग ने उलझन में उसकी ओर देखा। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? उनकी स्मृति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। हाँ हाँ हाँ, नी लोंग जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें मुझसे पहले हारने पर बहुत शर्म आ रही है, इसलिए तुम मुझे न जानने का नाटक कर रहे हो? सच में इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आखिरकार मेरे पास 5वीं लेवल की योग्यता है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ चौथी लेवल की।
अगर तुम्हें किसी चीज को दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। तुम गलत इंसान से मिल गए हो, फू सिहेंग ने विनम्रता से कहा। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, तुमसे दूर होने की तो बात ही छोड़ो। नाटक करना बंद करो। अगर हम कभी मिले ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा नाम फू सिहेंग है? फू सिहेंग भी इस बात से हैरान था। बाई शुवेन ने नी लोंग की ओर देखा, फिर फू सिहेंग से कहा, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो जाने दो। मुझे अचानक हॉटपॉट खाने का मन नहीं कर रहा है। चलो कहीं और खाने चलते हैं। फू सिहेंग ने सिर हिलाया और बाई शुवेन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नी लोंग फिर बोला, यह अफसोस की बात है कि युए युए हमारे साथ नहीं आया, वरना तुम दोनों मिल सकते थे। युए युए। फू सिहेंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसने यह नाम अपने भाई के मुंह से एक से अधिक बार सुना था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी। युए युए नामक यह व्यक्ति कौन था और उनका उससे क्या संबंध था? क्या आपकी बात खत्म हो गई? बाई शुवेन थोड़ा परेशान लग रही थी और उसने ठंडे स्वर में पूछा। इस समय नी लोंग के बगल में एक महिला ने कहा, क्या यह बाई शुवेन नहीं है? बाई शुवेन? हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया। सर्वनाश से पहले की बड़ी हस्ती नी लोंग ने अब बाई शुवेन को भी देखा। वह पहले अपना सारा ध्यान फू सिहेंग पर लगाए हुए था और अब उसे एहसास हुआ कि फू सिहेंग के बगल वाली महिला बहुत सुंदर थी और साथ ही प्रलय से पहले की एक बड़ी स्टार भी। हाँ हाँ फू सिहेंग, तुम तो कुछ और ही हो, है ना? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई और तुमने दूसरी ढूंढ ली। नी लोंग ने मजाक उड़ाया। मिस बाई, अगर मैं इतना हिम्मत करूं तो तुम उसके साथ रहने से बेहतर मेरे साथ रहोगी। यह हारा हुआ आदमी मेरा हारा हुआ प्रतिद्वंदी हुआ करता था। उसकी बीवी भी उसे नीची नजरों से देखती थी और उसे नहीं चाहती थी, बल्कि मेरे आलिंगन में आ जाती थी। हाँ हाँ हाँ। बाई शुवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर फू सिहेंग से पूछने के लिए मुड़ी, आपकी कोई पत्नी है? मुझे नहीं पता, फू सिहेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। बस मूर्ख बनते रहो। मिस बाई, बेहतर होगा कि तुम इस आदमी के झांसे में न आओ। उसके और मेरे बीच क्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बाई शुवेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में नी लोंग को नापसंद करती हो। यह कहने के बाद वह फू सिहेंग की ओर मुड़ी और बोली, चलो बाहर चलते हैं और अच्छी तरह से बात करते हैं। फू सिहेंग ने सिर हिलाया। ठीक है। वास्तव में वह भी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसे अभी अभी याद आया था कि जब वह पहली बार इस होटल में आया था तो उसने एक स्मृति को अंकों के बदले में बदल दिया था। लेकिन वह स्मृति क्या थी, उसे बिल्कुल याद नहीं थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी कभी कोई पत्नी थी, न ही उसे युयुए नाम का कोई व्यक्ति याद था। उन दोनों को बाहर जाते देख नी लोंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडी सांस ली। फू सिहेंग में इतनी बड़ी हस्ती के साथ होने का क्या आकर्षण है, और उससे भी पहले उसके लिए युए युए यह कहते समय उसने अपनी आवाज कम नहीं की, इसलिए गुवानियन ने स्वाभाविक रूप से इसे सुन लिया। उन्होंने पहले जो कहा था उसे मिलाकर वह पहले ही सामान्य स्थिति का अनुमान लगा चुकी थी। यदि यह वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था तो यह पूरी घटना बहुत दुखद थी। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि वयस्कों के रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, कोला ने उससे धीरे से कहा। मैं इसे मुश्किल से समझ पाती हूँ, गुवानियन ने आह भरते हुए कहा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। क्या आंटी बाई नाराज हैं? हैमबर्गर ने पूछा। वह ज्यादा खुश नहीं दिख रही हैं। गुवानियन भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। फू सिहेंग और बाई शुवेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका वर्तमान रिश्ता सामान्य नहीं है। लेकिन इस समय झाओ युयुए का प्रकट होना और फू सिहेंग का झाओ युयुए को भूल जाना तथा नी लोंग नामक वह व्यक्ति फू सिहेंग के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण होना, यह वास्तव में जटिल था। लेकिन वे निश्चित रूप से होटल में कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि होटल में लड़ाई झगड़ा और झगड़ा करना सख्त मना था। जहां तक होटल के बाहर क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। यदि वह स्वार्थी होती तो गुवानियन को उम्मीद होती कि फू सिहेंग और बाई शुवेन एक साथ खुश रह सकते हैं। आखिरकार फू सिहेंग होटल में आने वाली दूसरी मेहमान थी और बाई शुवेन के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। लेकिन होटल के बाहर उसके पास अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। गलियारे में बाई शुवेन कुछ देर तक चिढ़कर आगे पीछे टहलती रही, फिर फू सिहेंग से पूछा, क्या तुम्हारी कोई पत्नी है या नहीं? मुझे याद नहीं है। फू सिहेंग ने कड़वी मुस्कान दी। मुझे खेद है, मैंने अपनी यादों का एक सा खो दिया है। आपका क्या मतलब है कि आपने अपनी यादों का एक सा खो दिया है? बाई शुवेन ने उलझन में पूछा। फू सिहेंग ने बाई शुवेन को बताया कि जब वह पहली बार होटल में आया था तो क्या हुआ था। सोचो तो, यह मेरी ही गलती है।
अपनी यादों का एक सा खोकर मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। आखिरकार मुझे नहीं पता कि उस याद में क्या है। सौभाग्य से अब बहुत देर नहीं हुई है, फू सिहेंग ने अपराधबोध से कहा। मैंने तुम्हारा कुछ दिन बर्बाद किया है, मुझे बहुत अफसोस है। मध्य शरद ऋतु महोत्सव के समारोह के बाद से, जहां उन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया था, फू सिहेंग और बाई शुवेन एक अस्पष्ट स्थिति में थे। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं थीं और वे संबंध विकसित करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे अभी तक प्रेमी प्रेमिका नहीं बने थे। अब जब फू सिहेन को पता चल गया कि वह पहले भी शादीशुदा था, तो उसे लगा कि वह बाई शुवेन के साथ संबंध विकसित नहीं कर सकता। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बाई शुवेन को कोई आपत्ति नहीं होगी और यह उसके लिए उचित भी नहीं होगा। तुम बाई शुवेन ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, तो तुम मुझे इस तरह छोड़ रहे हो। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फू सिहेंग ने चिंतित होकर समझाया। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे साथ अन्याय है। मैं नहीं चाहता कि तुम कष्ट सहो। बाई शुवेन ने गुस्से में फू सिहेंग को लात मारी, फिर अपने कमरे में वापस चली गई। फू सिहेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी। वह स्वयं काफी परेशान महसूस कर रहा था। वह अपने कमरे में लौटने ही वाला था कि अचानक उसके बगल में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और फू सिशु बाहर चला गया। सिहेंग, बड़े भाई फू सिशु उसके पास गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन झिझक रहा है। बड़े भाई, क्या आप मुझसे उस युए के बारे में बात करना चाहते हैं? फू सिहेंग ने पूछा। फू सिशु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम उससे मिले हो? नहीं, मुझे यह भी याद नहीं कि वह कैसी दिखती है, फू सिहेंग ने कहा। बस मैं हॉट पॉट रेस्तरां में एक आदमी से मिला था जो मुझे जानता था, और उसने युए का भी उल्लेख किया था। बोलते हुए फू सिहेंग ने फू सिशु को हॉट पॉट रेस्तरां में हुई घटना के बारे में बताया। फू शिशु ने अपने होंठ आपस में दबाते हुए कहा, युए पहले तुम्हारी पत्नी थी। तुम दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। जब वह अचानक तुम्हारे पास से गायब हो गई, तो मैं बहुत देर तक हैरान रहा। अब ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पास चली गई। अगर ऐसा है तो उसके बारे में याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, फू सिहेंग ने उदासीनता से कहा। फू सिशु एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि वास्तव में पहले क्या हुआ था? शायद यह बेहतर होगा कि आप युए से मिलें और उससे पूछें। नहीं, फू सिहेंग ने अपना सिर हिलाया। अगर मैंने उस याद को पहले ही त्यागने का फैसला किया होता, तो वह कोई सुखद बात नहीं रही होती। मैं नहीं जानना चाहता। तो फिर मिस बाई का क्या हुआ? फू शिशु ने आगे पूछा। वह स्वाभाविक रूप से अपने भाई के बाई शुवेन के साथ रिश्ते के बारे में जानता था। फू सिहेंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, छोड़ दो, मैं उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। बाई शुवेन बहुत बुरे मूड में थी। वह गु वानियन, जुआंग शियाओक्सिया और डोंग यू को घसीटकर बारबेक्यू रेस्तरां में ले गई, यहाँ तक कि उसने कहा कि वह उन्हें दावत देगी। गु वानियन जो चाहे ले सकती थी। बेशक वह बाई शुवेन को भुगतान नहीं करने देगी, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठी उसकी शिकायतें सुन रही थी। मेरी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है? मेरा पहला बॉयफ्रेंड एक बदमाश था और मेरा दूसरा संभावित पार्टनर एक शादीशुदा आदमी निकला। यह कहते हुए बाई शुवेन ने बियर का एक बड़ा घूंट पी लिया। वास्तव में मुझे लगता है कि मिस्टर फू उस बदमाश वेई से थोड़ा बेहतर हैं, जुआंग शियाओक्सिया ने कहा। उसके शब्दों से बाई शुवेन को और भी बुरा महसूस हुआ। तुम्हें एक आदमी की क्या जरूरत है? गु वानियन ने कहा। तुम इतनी खूबसूरत और काबिल हो। क्या होटल में आजादी से रहना बेहतर नहीं है? इसके अलावा हो सकता है कि तुम भविष्य में फिल्में बनाना जारी रख सको। तुम्हारे पास खास काबिलियत है और तुम्हारा करियर भी तुम्हें पसंद है। क्या यह किसी मर्द से दुख पाने से बेहतर नहीं है? बेशक अगर कोई ऐसा आदमी है जो सचमुच तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हें पसंद है, तो तुम इस बारे में सोच सकती हो। लेकिन अगर नहीं, तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सचमुच? बाई शुवेन की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भविष्य में फिर से फिल्में बना सकता हूँ? गु वानियन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। मैं इसकी निश्चित गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इसकी अच्छी संभावना है। आखिर हर तरह की दुकानें खुल गई हैं, भविष्य में स्कूल भी खुलेंगे, तो फिल्म बनाने में क्या दिक्कत होगी? इसके अलावा अब एक प्रसिद्ध निर्देशक भी होटल में ठहरे हुए थे। यह सुनकर बाई शुवेन का मूड काफी बेहतर हो गया। तुम सही कह रही हो। चलो बहनों, आज रात हम मर्दों के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो तब तक पीते रहेंगे जब तक हम और नहीं पी सकते। प्रोत्साहित करना। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे तब तक पीते रहेंगे जब तक कि वे नहीं पी सकते। उनकी शराब सहनशीलता वास्तव में काफी अच्छी थी। एकमात्र नाबालिग डोंग यू शराब बिल्कुल नहीं पीता था, बल्कि कोला पीता था।
जब वे थक गए तो वे सोने के लिए अपने कमरे में लौट गए। गुवानियन अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि कोला और हैमबर्गर अभी भी जाग रहे हैं, बिस्तर पर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं, दोनों चिड़चिड़े दिख रहे हैं। तुम दोनों को क्या हुआ है? गुवानियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? सबसे अद्यतित NVLS पर प्रकाशित होते हैं। कोला भाई झूठा है, हैमबर्गर ने आरोप लगाया। उसने मुझे साफ साफ बताया था कि हम कल जुरासिक पार्क में खेलने वाले हैं, लेकिन अभी अभी उसने कहा कि वह अब नहीं जा रहा। वह बाहर हॉपस्कॉच खेलना चाहता है। मैं क्या करूं? कोला ने कहा। मैं भी जुरासिक पार्क जाना चाहती हूं, लेकिन छोटी ताओ के परिवार को पॉइंट्स बचाने हैं, इसलिए वह नहीं जा सकती। मुझे होटल के प्रवेश द्वार पर उसके साथ हॉपस्कॉच खेलना है। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गुवानियन ने अपनी कनपटियां रगड़ी। दोनों बच्चों की लड़ाई से उसे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। उसने धैर्यपूर्वक उनके बीच मध्यस्थता की। जब वे दोनों थोड़ा शांत हुए तो उसने कोला से गंभीरता से कहा, कोला, अब तुम छोटे आदमी हो। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, समझे? चूंकि तुमने अपनी बहन से वादा कर ही लिया है, तो कल तुम्हें उसे पहले जुरासिक पार्क ले जाना चाहिए और फिर होटल के प्रवेश द्वार पर छोटे ताओ के साथ हॉपस्कॉच खेलना चाहिए। कोला ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या अब मैं छोटा आदमी हूँ? बिल्कुल है ना? गुवानियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, कोला ने छाती फुलाते हुए कहा। तो कल मैं हैमबर्गर बहन को सबसे पहले जुरासिक पार्क खेलने ले जाऊंगा। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? कोला ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर नीचे किया और कहा, मेरी बहन से माफी मांगो। बहुत अच्छा। गुवानियन ने उसके सिर पर थपथपाया। तो फिर आगे बढ़ो। इसलिए कोला हैमबर्गर से सच्चे दिल से माफी मांगने गई। आखिरकार वे अभी भी बच्चे थे, जिन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन और शिक्षा की आवश्यकता थी। हैमबर्गर को भी कोई शिकायत नहीं थी। कोला के माफी मांगने के बाद वह मुस्कुराई और फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी सोने से पहले मुंह धोने और दांत ब्रश करने चले गए। डिंग! बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार: कमरे 606 से 6010 अनलॉक करें। कमरे 506 से 5010 को एक बार अपग्रेड करें। असीमित फल स्टोर आइटम अनलॉक करें। असीमित 5 प्रकार की दवा अनलॉक करें। हॉट स्प्रिंग पूल और संबंधित सुविधाओं को अनलॉक करें। असीमित जूतों के साथ जूता स्टोर अनलॉक करें। कैफेटेरिया, नूडल शॉप और हॉटपॉट रेस्तरां में टीवी अनलॉक करें। जैसा कि गुवानियन ने उम्मीद की थी, यह कार्य बहुत जल्दी, केवल 2 दिनों में पूरा हो गया। आखिरकार अब होटल में काफी मेहमान थे और कई लोगों ने अतिरिक्त छोटी दूध वाली चाय खरीदी। सिर्फ 1 पॉइंट के लिए वे इसका स्वाद लेने के लिए 2 घूंट ले सकते थे। कुछ लोग तो दिन में 7 या 8 कप भी खरीदते थे। इसी दौरान वह खाना खाने कैफेटेरिया जाने वाली थी। पहुंचकर उसने देखा कि कैफेटेरिया की एक दीवार पर एक बड़ा, बेहद पतला टीवी टंगा हुआ था, जिस पर कोई टीवी सीरीज चल रही थी। नूडल की दुकान और हॉटपॉट रेस्तरां में भी ये उपलब्ध होने चाहिए। जहां तक टीवी पर क्या चल रहा था, यह सब बेतरतीब था। न तो वह और न ही मेहमान चुन सकते थे। हालांकि उसके कमरे में सभी प्रकार के टीवी और कंप्यूटर थे, इसलिए वह जो चाहे देख सकती थी और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक मेहमानों की बात है, उनके कमरों में अभी तक टीवी या कंप्यूटर नहीं थे। इतने लंबे समय तक प्रलय का अनुभव करने के बाद उन्होंने फिर कभी टीवी शो देखने की उम्मीद नहीं की थी। अब जब कैफेटेरिया और बाकी 2 रेस्टोरेंट में टीवी आ गए थे, तो वे बहुत खुश थे। इसके अलावा व्यवस्था में सुधार भी होता गया। जब भी कोई नई दुकान खुलती तो होटल में कुछ देर तक प्रसारण होता, जिससे सबको पता चल जाता कि कौन सी नई दुकान खुली है और उसका स्थान क्या है। जैसे ही उन्होंने सुना कि एक जूते की दुकान खुली है, बाई शुवेन जुआंग शियाओक्सिया और डोंग यू के साथ वहां पहुंचे। गुवानियन भी देखने गए। जूते की दुकान कपड़ों की दुकान के बगल में थी और बहुत बड़ी थी, जिसमें सभी प्रकार के पुरुषों और महिलाओं के जूते के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी जूते थे। जूतों की दुकान में कीमतें कपड़ों की दुकान जैसी ही थीं और रेंज भी काफी विस्तृत थी। सबसे सस्ते जूतों की कीमत बस कुछ पॉइंट प्रति जोड़ी थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और शायद वे कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल पाते। सबसे महंगे जूतों की कीमत 1000 पॉइंट से ज्यादा थी और उनकी गुणवत्ता और स्टाइल भी बेहतरीन थी। बाई शुवेन ने 500 से ज्यादा पॉइंट्स में सीधे आसमान छूती ऊंची हील्स वाली एक जोड़ी चुन ली। कपड़ों की दुकान से अभी अभी खरीदी गई ड्रेस के साथ वह एक बड़े सितारे जैसी आभा बिखेरते हुए एक आकर्षक अंदाज में चल रही थी। जुआंग शियाओक्सिया और डोंग यू फैनगर्ल्स में बदल गए और बगल से उसकी जमकर सराहना करने लगे। इसी समय फू सिहेंग आ गया। जब उसने बाई शुवेन को देखा तो वह वहीं जम गया। बाई शुवेन ने ठंडी सांस ली, उसे तिरछी नजर से देखा,
फिर अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने अपनी आभा को पूरी ताकत से दिखाते हुए चली गई। फू सिहेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और बाई शुवेन की पीछे हटती हुई आकृति को देखने से खुद को रोक लिया। परिणामस्वरूप उसने यह नहीं देखा कि उसके ठीक पीछे झाओ युयुए खड़ा था। इस समय उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसकी नजरें अनिच्छा और प्रशंसा से भरी थीं। लेकिन वह यह अच्छी तरह जानती थी कि वह और उसका पति कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते, इसलिए उसके पास जाकर उससे एक शब्द भी कहने का साहस नहीं था। गु वानियन ने जूते की दुकान में पूरी प्रक्रिया देखी। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह हमेशा नाटक की अग्रिम पंक्ति में क्यों रहती थी। जूते की दुकान पर जाने के बाद गु वानियन कोला और हैमबर्गर को गर्म पानी के झरने के पूल में नहाने के लिए ले गया। गर्म पानी के झरने वाले पूल के लिए भी बड़े स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए जुरासिक पार्क की तरह सिस्टम ने एक अलग वैकल्पिक स्थान खोला। 9वीं मंजिल पर एक दरवाजे से प्रवेश करने और एक छोटे गलियारे से गुजरने पर आप 3 और दरवाजे देख सकते थे। एक रास्ता पुरुषों के क्षेत्र की ओर जाता था, एक महिलाओं के क्षेत्र की ओर तथा एक निजी छोटे पूल क्षेत्र की ओर, जिसमें परिवारों के लिए उपयुक्त कई छोटे गर्म पानी के झरने वाले पूल थे। लेकिन चाहे वो बड़ा गर्म पानी का कुंड हो या छोटा, अंदर का पानी बिल्कुल साफ था। अगर कोई पहले भी उसमें नहा चुका हो या अभी नहा रहा हो तो भी पानी गंदा नहीं होता था। इसके अलावा गर्म पानी के कुंड पूरी तरह से सुरक्षित थे। चाहे वयस्क हो या बच्चे, पानी में डूबना नामुमकिन था और कोई भी खतरनाक स्थिति पैदा नहीं होती थी। गु वानियन ने अपने दोनों बच्चों से इस बारे में बात की और उन सभी को लगा कि छोटा गर्म पानी का पूल उतना आनंददायक नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़े वाले को अधिक पसंद किया। इसलिए कोला ने पुरुषों के क्षेत्र में अकेले जाने का फैसला किया। वैसे भी वह हमेशा होशियार था और कोई खतरा नहीं था, इसलिए गु वानियन हैमबर्गर को महिलाओं के क्षेत्र में ले गया। वहां कई चेंजिंग रूम थे और वे दोनों पहले एक खाली कमरे में गए और अपने स्विमसूट पहने, उसके बाद गर्म पानी के झरने वाले पूल में चले गए। जैसे जैसे वे गर्म पानी के झरने के पास पहुंचे, दृश्य और भी विस्तृत होता गया। पूल बहुत बड़ा था, संभवतः इसमें बिना किसी समस्या के कई 100 लोग समा सकते थे। आसपास बहुत सारे हरे पौधे थे, साथ ही तरह तरह के सुंदर फूल भी थे। ताजे फूलों की खुशबू को सांस में लेते हुए गर्म पानी के झरने में नहाना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव था। गु वानियन हैमबर्गर को गर्म पानी के झरने के पूल में ले गए, पहले किनारे पर उथले क्षेत्र में बैठे। पानी का तापमान बिल्कुल सही था और उसमें भीगने से सारी असुविधा और थकान गायब हो गई। गु वानियन किनारे पर झुक गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। आंखें खोलकर और सिर घुमाकर उसने देखा कि बाई शुवेन आ रहा है। उसने होटल के कपड़ों की दुकान से खरीदा हुआ एक स्विमसूट भी पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह एक सेट में 100 से ज्यादा पॉइंट्स वाला था, अच्छी क्वालिटी का था और उसके खूबसूरत फिगर को बखूबी दिखा रहा था। जो अतिथि हॉट स्प्रिंग पूल में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें भी जुरासिक पार्क की तरह 2 घंटे के लिए 5 अंक खर्च करने पड़ते थे। बाई शुवेन ने उसका अभिवादन किया और फिर एक आरामदायक आह भरते हुए पानी में प्रवेश किया। बॉस गो, आपके होटल में सचमुच सब कुछ है, यहाँ तक कि एक गर्म पानी का पूल भी, बाई शुवेन ने प्रशंसा से कहा। मैंने सोचा था कि इस जीवन में साफ खाना और कपड़े मिल जाना ही अच्छी जिंदगी है, लेकिन यहाँ आपके घर पर मुझे लगभग ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रलय से पहले वाली दुनिया में वापस आ गई हूँ। भविष्य में और भी अधिक स्टोर होंगे, गु वानियन मुस्कुराया। आप इसके लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मैंने इस बारे में सोचा है और तुम सही हो। यहाँ जिंदगी इतनी अच्छी है, मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि मर्द कैसे हैं। इससे पहले कि बाई शुवेन अपनी बात पूरी कर पाती, स्विमसूट पहने एक और महिला अंदर आ गई। गु वानियन ने मुड़कर देखा तो वह वास्तव में झाओ युयुए था। पारिवारिक कमरों में ठहरने वाले मेहमानों में से एक व्यक्ति मुख्य कार्ड ले सकता था, जबकि बाकी सभी को एक सहायक कार्ड मिलता था। सहायक कार्डों पर अंक मुख्य कार्ड धारक व्यक्ति द्वारा आवंटित किए जाते थे, जिन्हें अंक रिचार्ज करते समय वितरित किया जा सकता था। कमरे का शुल्क मुख्य कार्ड से काट लिया गया। जिनके पास सहायक कार्ड हैं, वे भी स्वयं अंक रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर अंकों का 5वां स्वचालित रूप से मुख्य कार्ड में चला जाएगा। आखिरकार कमरे का शुल्क मुख्य कार्ड से ही काटा गया। हालांकि पारिवारिक कमरों में रहने वाले लोग आमतौर पर परिवार या करीबी दोस्त होते थे, इसलिए वे अंकों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होते थे, क्योंकि सभी लोग बचत करते थे और साथ मिलकर खर्च करते थे। एक पुरुष के साथ कई महिलाओं या एक महिला के साथ कई पुरुषों के संयोजन को छोड़कर, जो थोड़ा जटिल था और इस बात पर निर्भर करता था कि वे आपस में कैसे बातचीत करते हैं। मुख्य और सहायक कार्ड के बीच अंतर के कारण प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत खरीदारी के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है,
तथा उसे हर बार कुछ खरीदने के लिए मुख्य कार्डधारक को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस समय झाओ युयुए अकेले ही आई थी। जिस क्षण गु वानियन ने उसे देखा, उसे पता चल गया कि वह एक बार फिर किसी नाटक की अग्रिम पंक्ति में है। फू सिहेंग की पूर्व पत्नी और उसकी पूर्व प्रेमिका, हालांकि रोमांटिक संबंध समाप्त हो चुका था। बाई शुवेन झाओ युएयू को नहीं जानती थी, लेकिन झाओ युएयू उसे जानती थी। इसके अलावा झाओ युयुए ने सुना था कि बाई शुवेन हाल ही में फू सिहेंग के करीब आ रही थी। इसलिए जब उसने बाई शुवेन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। वह पहले तो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह गर्म पानी के झरने के कुंड में उतर गई और बाई शुवेन से न तो ज्यादा दूरी बनाए रखी और न ही ज्यादा। चूंकि उस समय पूल में कुछ ही लोग थे, बाई शुवेन ने मित्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। नमस्ते, मैं बाई शुवेन हूँ। मुझे पता है, झाओ युयुए ने झिझकते हुए कहा। आप एक बड़े स्टार हुआ करते थे, मैंने आपकी कई फिल्में देखी हैं। उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पति आगे चलकर इस बड़ी स्टार के साथ होंगे, लेकिन इसमें किसी और की गलती नहीं थी। आखिरकार वह बहुत पहले ही फू सिहेंग को छोड़ चुकी थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मेरा नाम झाओ युएयू है, मैं फू सिहेंग की। उसने सावधानी पूर्वक अपने शब्द चुने, फिर कहा, पूर्व पत्नी बाई शुवेन। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। क्या ये मजाक था? फू सिहेंग की पत्नी से ऐसी स्थिति में सामना होना। लेकिन उसने कहा कि वह पूर्व पत्नी है, इसका मतलब वह खुद को फू सिहेंग से अलग मानती है। आखिरकार यह सर्वनाश था और तलाक की प्रक्रिया से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अलगाव तलाक के बराबर था। बाई शुवेन ने सहजता से अपना सिर घुमाया और गु वानियन की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गु वानियन ने संकेत दिया, मुझसे मत पूछो, मैं एक रोमांस नौसिखिया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि इस स्थिति में क्या करना है। झाओ युयुए ने फिर धीरे से कहा, मुझे पता है कि फू सिहेंग के साथ आपका रिश्ता साधारण नहीं है। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, बाई शुवेन ने सपाट लहजे में कहा। झाओ युयुए ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे माफ करना, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम दोनों में सचमुच एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फू सिहेंग और मेरे बीच अब कोई संभावना नहीं है। वह भी मेरे साथ सुलह नहीं करेगा। आखिरकार मैंने उसे तब धोखा दिया था। बाई शुवेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आखिर हुआ क्या था? तुमने उसे धोखा क्यों दिया? झाओ युएयू ने अपनी नजरें फेर लीं और कहा, यह आसान है। मैं अपने पहले प्यार से मिली, उसकी क्षमता फू सिहेंग से ज्यादा थी और उसने फू सिहेंग को हरा भी दिया। मुझे लगा कि वह ज्यादा सक्षम है, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। तुम? बाई शुवेन कुछ गुस्से में दिखी, क्या तुम दोनों पति पत्नी नहीं थे? क्या तुम्हें इस सर्वनाशकारी दुनिया में एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो बस बेहतर जिंदगी जीना चाहता था, इसमें गलत क्या है? झाओ युयुए ने शांति से कहा, मेरे पास सिर्फ लेवल 1 की क्षमता है, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी रक्षा करे और मेरा ख्याल रखे। फू सिहेंग ऐसा नहीं कर सकता। बाई शुवेन ने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं यह नहीं कह रही कि तुम गलत हो, मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि तुम फू सिहेंग के स्नेह के लायक नहीं हो। हाँ, इसीलिए अब हमारा कोई संबंध नहीं है। झाओ युयुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम एक दूसरे से दूर रहो। ठीक है, बाई शुवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी फू सिहेंग को ढूंढने जाऊंगा। यह कहते हुए वह सचमुच खड़ी हो गई और गर्म पानी के झरने वाले पूल से बाहर चली गई। हालांकि गु वानियन जानती थी कि बाई शुवेन केवल गुस्से में ऐसा कह रही थी, वह तुरंत फू सिहेंग को खोजने नहीं जाएगी। क्योंकि वे सभी देख सकते थे कि झाओ युयुए ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं था। बाई शुवेन के जाने के बाद गु वानियन ने झाओ युयुए से कुछ नहीं कहा, वह अपनी आंखें बंद करके आराम करती रही। इस समय उसने अचानक हैमबर्गर को धीरे से कहते सुना, बहन, वह चाची रो रही है। गु वानियन ने नजर घुमाई और देखा कि झाओ युयुए चुपचाप आंसू बहा रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले वह झाओ युयुए के करीब नहीं थी, और दूसरी बात, शायद इस समय झाओ युयुए को किसी के आराम की आवश्यकता नहीं थी। काफी देर तक भीगने के बाद गु वानियन हैमबर्गर लेकर चला गया। पिछले कुछ दिनों से गु वानियन सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही थी और सिस्टम ने उसके लिए कोई नया कार्य जारी नहीं किया था। पिछले अंतरिक्षीय प्रणाली रैंकिंग दिवस के बाद से समय की गणना करने पर ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीना बीत चुका हो। प्रणाली शायद फिर से रैंकिंग दिवस में भाग लेने गई थी। गु वानियन ज्यादा चिंतित नहीं थीं।
आखिरकार अगर पिछली बार सिस्टम ने पहला स्थान हासिल किया था तो इस बार और भी ज्यादा अंक अर्जित करके उनका सिस्टम निश्चित रूप से फिर से पहला स्थान हासिल करेगा। वह कुछ स्नैक्स लेने के लिए सुपरमार्केट जाने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, मैं वापस आ गया हूँ। सिस्टम की आमतौर पर भावहीन और उत्साह से भरी आवाज सुनकर गु वानियन को पता चल गया कि उसका अनुमान शायद सही था। आप फिर से रैंकिंग दिवस में भाग लेने गए थे। यह सही है और इस बार मैं फिर से प्रथम स्थान पर हूँ। गु वानियन भी उत्साहित होने लगी। क्या इसका मतलब है कि हमें फिर से पुरस्कार मिल सकते हैं? वे क्या हैं? उसने पहले तो सोचा था कि सिस्टम सारे पुरस्कार एक साथ दे देगा, लेकिन इस समय सिस्टम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिस्टम, गु वानियन ने फिर से हैरान होकर पुकारा। मेजबान, इस बार वाकई काफी इनाम हैं। चलिए बाकी इनामों को फिलहाल एक तरफ रख देते हैं। एक खास बात है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। गु वानियन को कुछ समझ नहीं आया। उसके साथ किस तरह के इनाम पर चर्चा करनी होगी। खैर, क्योंकि इस बार हम प्रथम स्थान पर थे, इसलिए अंतरिक्षीय पक्ष ने विशेष रूप से हमें दूसरी दुनिया में जाकर व्यापार करने और 7 दिनों के लिए अंक अर्जित करने की अनुमति दे दी है। क्या ऐसा है? यह बहुत अच्छी खबर है। हम और भी अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, गु वानियन ने कहा। आखिरकार भले ही वह 7 दिनों के लिए होटल से बाहर हो और जूशी और फांग यांग भी वहां हो, तो भी होटल सामान्य रूप से संचालित हो सकता है और अंक भी अर्जित किए जा सकते हैं। और वह सिस्टम के लिए अधिक अंक अर्जित करने के लिए किसी अन्य दुनिया में जा सकती है। यह एक छुट्टी की तरह होगा। लेकिन सिस्टम की वाणी अचानक झिझकने लगी। अब हम बहुत करीब हैं, बस जो कहना है कह दो, गु वानियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या कोई और शर्तें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो इनाम है, इसमें शर्तें कैसे हो सकती हैं? बस मेरी किस्मत खराब थी। हम किस दुनिया में जाएंगे यह ड्रॉ से तय होता है, और मैंने ड्रॉ निकाला। डरावनी दुनिया, गु वानियन, यह फिर से कहो। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, सिस्टम ने दुखी होकर कहा। मुझे शक है कि इस डरावनी दुनिया के सिस्टम ने जानबूझकर यह सब किया है। आखिरकार इसकी नजर पहले भी तुम पर थी और वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन मैं पहले तुम तक पहुंच गया। गु वानियन ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हम नहीं जा सकते? बेशक हम जा सकते हैं। यह एक इनाम है, अनिवार्य नहीं। आप चुन सकते हैं कि जाना है या नहीं, चाहे यह उसकी कल्पना थी या नहीं। गु वानियन को लगा कि उसने सिस्टम की आवाज में एक दयनीय स्वर सुना है। बात तो सही थी। अगर वह नहीं जाती तो सिस्टम कम अंक अर्जित करता। दरअसल सिस्टम उससे झूठ बोल सकता था, कह सकता था कि यह अनिवार्य है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम ने कभी भी उससे झूठ नहीं बोला था, न ही उसे फंसाया था, तथा हमेशा उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया था। जीवन में दूसरा मौका मिलने के बाद वह इतनी अच्छी जिंदगी जीने में सक्षम हो सकी और यह सब सिस्टम की बदौलत था। इसलिए अब सिस्टम के लिए अधिक अंक अर्जित करना सही काम था। यह सिर्फ 7 दिनों के लिए डरावनी दुनिया में व्यापार कर रहा है। बड़ी बात क्या है? जब मैं डरावनी दुनिया में चला जाऊंगा तो तुम मेरी सुरक्षा की गारंटी दोगे, है ना? बिल्कुल, सिस्टम ने तुरंत कहा। आपको कोई खतरा नहीं होगा। यह बिल्कुल यही होने जैसा होगा, गु वानियन ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बस 7 दिन की बात है ना? मैं 7 दिन बाद वापस आऊंगा। हाँ, अब सिस्टम साफ तौर पर उत्साहित था। आखिरकार सर्वनाश के बाद की दुनिया ही हमारा मुख्य मंच है। वहां जाना तो बस जल्दी पैसा कमाने के लिए है। ठीक है, तो हम कब निकलेंगे? कल सुबह। ठीक है, जल्दी पैसे कमाने के लिए डरावनी दुनिया में जाने का फैसला करके गु वानियन ने सुशी और फांग यांग को खबर दी। उसने उन्हें बताया कि वह 7 दिनों के लिए होटल छोड़ रही है और उनसे होटल और कोला व हैमबर्गर का ध्यान रखने को कहा। आखिरकार वह डरावनी दुनिया में जा रही थी और 2 बच्चों को साथ ले जाना बहुत क्रूरता होगी। बॉस, चिंता मत करो, फैंग यांग ने आश्वासन में अपनी छाती थपथपाई। मेरे यहाँ होने से होटल को कोई समस्या नहीं होगी। जूशी ने तुरंत उसे एक तरफ धकेल दिया और कहा, बॉस, जब तक आप चले जाएंगे मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। यह कहने के बाद उसने फैंग यांग को घूर कर देखा। फेंग यांग ने उसे घूर कर देखा। तुम दोनों प्रतिस्पर्धा करना बंद करो, गु वानियन ने अपनी कनपटियां रगड़ी। दरअसल इसमें ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। अगर वह डरावनी दुनिया में भी चली जाती तो भी यह सा सिस्टम के नियंत्रण में ही रहता। एक साथ 2 दुनियाओं का प्रबंधन करना इस प्रणाली के लिए कोई समस्या नहीं थी। हाँ बॉस, फैंग यांग ने तुरंत कहा, हम दोनों वास्तव में बहुत एकजुट और मैत्रीपूर्ण हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, दोनों ने अच्छे भाइयों की तरह एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख लिया।